जय हिंद जय भारत। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल में। तो देखो, आज हमारा जो टॉपिक है वो मादा जनन तंत्र का है और ये एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और ये एग्ज़ाम में 100% आएगा भी। तो आइए हम शुरू करते हैं बिना देरी के। तो देखो, मादा जनन तंत्र, तो सबसे पहले मादा जनन तंत्र में हम देखेंगे कि ये इसमें जनन की प्रक्रिया किस तरीके से होती है। तो देखो, अब आइए सबसे पहले इसका चित्र देखते हैं हम कि जो चित्र है उसको हम कैसे बनाते हैं। आप भी साथ के साथ ड्रॉ करते जाइएगा, समझ में आ जाएगा पूरा। और ये है हमारा यहाँ पर अंडाशय, और ये हमारा हो गया गर्भाशय, जिसको गर्भाशय भी कहा जाता है। और ये नीचे वाला भाग ग्रीवा से जुड़ा रहता है। ये ग्रीवा हो गया यहाँ से, जिस भाग से जुड़ा रहता है। और लास्ट वाला है वेजाइना, जिसको योनि भी कहते हैं। और ये वाली जो नलिका है इसको हम कहते हैं अंडवाहिका। अंडवाहिका। और ये वाले जो हमारे पास दो संरचना है गोल गोल, जिसको अंडाशय कहा जाता है। यहाँ पर इसको अंडाशय कहते हैं। तो ये है हमारे मादा जनन तंत्र के कुछ भाग। ये जो हमारे पास जो संरचना है अंडाशय, जिनकी संख्या 2 होती है, और ये जो नलिका है इसको हम अंडवाहिका कहते हैं, इनकी भी संख्या 2 कहते हैं। अब देखो, इसके अंदर जो ये हमारे पास जो संरचना है बैग जैसी संरचना, जिसको हम गर्भाशय के नाम से जानते हैं। और गर्भाशय का जो नीचे वाला सिरा है ये है ग्रीवा, और लास्ट वाला भाग है योनि। अब देखो, इसमें जो कार्य है वो कैसे होता है। सबसे पहले अगर हम बात करें अंडाशय की, देखो अंडाशय की संख्या हमारे पास 2 होती है। और ये जो अंडाशय है इसके अंदर से अंड कोशिका का निर्माण होता है। अंड कोशिका मतलब इसमें छोटे छोटे इस तरीके से अंडे जैसी संरचनाएं होती है, जिनको हम अंड कोशिका कहते हैं। और इन अंड कोशिकाओं को हम कहते हैं मादा युग्मक। मादा युग्मक भी कहते हैं। जिस तरीके से शुक्राणु को हम नर युग्मक कहते हैं, अंड कोशिकाओं को मादा युग्मक कहते हैं। तो इसका मतलब मादा युग्मकों का निर्माण या अंड कोशिकाओं का निर्माण अंडाशय में होता है। फिर है देखो, इसके अंदर जो हमारे पास ये जो अंडवाहिका है ये फेलोपियन ट्यूब है, फेलोपियन ट्यूब। इसका प्रमुख कार्य है कि इसके अंदर जो भी अंड कोशिका का निर्माण होता है उसको गर्भाशय तक पहुँचाना। तो अंडवाहिका का कार्य हो गया कि इन अंडाणुओं को या अंड कोशिकाओं को गर्भाशय तक पहुँचाने का कार्य होता है। अब देखो, मादा युग्मक इन अंडाशय में इन अंड कोशिकाओं के अलावा 2 हार्मोन का भी निर्माण होता है, जिनका नाम होता है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन और दूसरा होता है प्रोजेस्टेरोन। तो ये महिलाओं में पाए जाने वाले 2 लिंग हार्मोन है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। इन दोनों का भी अलग अलग कार्य होता है। देखो, एस्ट्रोजन है वह लड़कियों के शरीर में होने वाले जो भी परिवर्तन हैं यौनारंभ में, उन सभी का नियंत्रण में एस्ट्रोजन के द्वारा किया जाता है। लेकिन प्रोजेस्टेरोन का जो प्रमुख कार्य है वह गर्भधारण की क्षमता का कंट्रोल करना है। तो अब देखो, जो एस्ट्रोजन है और प्रोजेस्टेरोन ये तो महिलाओं के अंदर पाए जाने वाले हार्मोन हैं, जिनका निर्माण अंडाशय के द्वारा होता है। वही अगर हमने नर जनन तंत्र में देखा था कि जो वृषण है, वृषण के अंदर हमारे पास शुक्राणु का निर्माण होता था और उसके साथ टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन भी निकलता था। और लेकिन महिलाओं के अंदर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन नामक हमारे पास से हार्मोन निकलते हैं। फिर है नंबर 2, अगर हम अंडवाहिका की बात करें तो अंडवाहिका का प्रमुख कार्य की है जो हमारे पास अंडाशय में जो अंड कोशिकाएँ बनती हैं इनको गर्भाशय तक पहुंचाना। तो ये जो नली है जिसको हम अंडवाहिका कहते हैं, इसका एक ही कार्य है कि ये अंड कोशिकाओं को यहाँ तक पहुंचाना। और दूसरा क्या कार्य है कि जहाँ निषेचन की जो प्रक्रिया होती है सबसे पहले वो इसी अंडवाहिका में होती है। अर्थात जैसे मान लो यहाँ से जो हमारे पास अंड कोशिका निकलती है और यहाँ पर आ गई, और इधर से जैसे मान लो शुक्राणु जा रहा होता है तो शुक्राणु यहाँ आकर मिल जाते हैं। तो जब अंड कोशिका और जब शुक्राणु मिलते हैं तो इस प्रक्रिया को निषेचन कहा जाता है। और निषेचन की जो प्रक्रिया है वह अंडवाहिका में ही संपन्न होती है। अब यहाँ पर निषेचन होने के बाद युग्मनज का निर्माण होता है और ये युग्मनज फिर धीरे धीरे आप गर्भाशय के अंदर आ जाता है।
अब युग्मनज का विभाजन होता जाता है और धीरे धीरे वह भ्रूण में परिवर्तित हो जाता है। तो भ्रूण का जो विकास है वह गर्भाशय के अंदर होता है। अब देखो इसके बाद है हमारे पास गर्भाशय। तो गर्भाशय क्या है हमारे पास, ये एक थैलीनुमा स्ट्रक्चर होती है, मतलब थैलीनुमा के इसका आकार होता है और इसका प्रमुख कार्य है कि भ्रूण को धारण करना और उसका विकास करना। अब भ्रूण का धारण करने का और उनका विकास करने का प्रमुख कार्य गर्भाशय के अंदर होता है। और ये जो गर्भाशय है इसका लास्ट वाला भाग है जो ग्रीवा के द्वारा जुड़ा रहता है, और लास्ट वाला भाग है योनि, जिसके अंदर से जो शुक्राणु है वो प्रवेश करते हैं। तो ये है इनके भाग। तो मादा जनन तंत्र के कौन कौन से भाग होते हैं, नंबर 1 अंडाशय, नंबर 2 अंडवाहिनी, नंबर 3 गर्भाशय, नंबर 4 ग्रीवा और नंबर 5 योनि। तो ये हैं इसके प्रमुख भाग। अब अगर कि सबसे पहले अंडाशय में अंड कोशिकाओं का निर्माण होता है, और अंड कोशिकाओं के निर्माण के साथ साथ एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन नाम का हार्मोन भी स्रावित होते हैं। ये अंड कोशिकाएं इन अंडवाहिकाओं के द्वारा होता हुआ आगे चला जाता है, और निषेचन की प्रक्रिया अंडवाहिका में होती है। यहाँ पर युग्मनज का निर्माण होता है। युग्मनज का निर्माण होने के बाद ये गर्भाशय के अंदर चला जाता है, और गर्भाशय में जब जाता है तो युग्मनज विभाजित होकर धीरे धीरे भ्रूण में परिवर्तित हो जाता है, और भ्रूण का विकास गर्भाशय में होता है। यह है इसकी पूरी प्रक्रिया। अब देखो जो हमारे पास अंडाशय में अंड कोशिकाओं और एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन इनका निर्माण हो रहा था, ये अंड कोशिकाएँ जब लड़कियां जब हमारे पास जब जन्म लेती है शुरू में, तो ये जन्म के समय से ही उनमें बहुत सारी हजारों को जो अंड कोशिकाएं हैं वो विद्यमान रहती है, लेकिन वो अपरिपक्व होती है उस वक्त। लेकिन जब लड़कियां यौनारंभ में प्रवेश करती है तो ये जो अंड कोशिकाएं हैं वो परिपक्व होने लगती है, और परिपक्व होने के बाद ही ये एक एक करके इधर आती है। अब जैसे मान लो अगर हम इसकी बात करें तो ये पहले तो ये अंड कोशिका इधर आएगी परिपक्व होकर, फिर इसका समय में हमको 1 महीना लग जाता है, फिर इस दूसरे वाले अंडाशय से एक हमारे पास अंड कोशिका आती है। तो इस तरीके से बारी बारी से आते जाते हैं, और ये जो है हमारे पास अंड कोशिका वो जन्म के समय से ही रहती है, लेकिन वो उस वक्त अपरिपक्व रहती है। अब मान लो यहाँ पर निषेचन हो गया, और निषेचन होने के बाद यहाँ पर जो है शुक्राणु और अंडाणु मिल गए, शुक्राणु प्लस अंडाणु मिल गए, शुक्राणु प्लस अंडाणु। तो शुक्राणु और अंडाणु के मिलने की प्रक्रिया को ही हम निषेचन कहते हैं। अब यहाँ पर जो युग्मनज है, युग्मनज का निर्माण हो गया, निषेचन के फलस्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है। युग्मनज विभाजित होता जाएगा और भ्रूण में बदल जाएगा। प्लेसेंटा, प्लेसेंटा क्या होती है, देखो यहाँ पर जब भ्रूण का निर्माण होता है तो भ्रूण और जो गर्भाशय है उसके बीच में एक नलिका होती है, मतलब माता को उस बच्चे से जोड़ने वाली एक नली। तो जैसे मान लो यहाँ पर जो भ्रूण का निर्माण हो गया, और जैसे मान लो ये एक गर्भाशय के अंदर भ्रूण का निर्माण हो गया। अब भ्रूण का जो पोषण हो रहा है वो एक नली के द्वारा हो रहा है, और वो नलिका इस माता से जुड़ी हुई है। अब जो माता के रक्त से जो भी इसके अंदर ऑक्सीजन जा रहा है या ग्लूकोज जा रहा है, ये जो सब प्रक्रिया है ये जिस नली के द्वारा हो रही है उस नली को प्लेसेंटा कहते हैं। तो प्लेसेंटा क्या है, वो एक प्रकार की नली है जो माता और बच्चे दोनों को आपस में जोड़ने का कार्य करती है। अब प्लेसेंटा का प्रमुख कार्य क्या है कि माँ के रक्त के द्वारा बच्चे को जो भी आवश्यक सामग्री है, पोषण है, वो बच्चे तक पहुँचाना या भ्रूण को पहुँचाने का कार्य प्लेसेंटा के द्वारा किया जाता है। और वो ज़रूरी सामान कौन कौन से हो सकते हैं, हमारे पास ग्लूकोज भी हो सकती है, ऑक्सीजन भी हो सकती है। और जैसे मान लो भ्रूण का जब विकास हो रहा होता है, इसके अंदर जो भी अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं उनको भी बाहर निकालने का कार्य प्लेसेंटा के द्वारा संपन्न किया जाता है। अब अगर हम देखते हैं कि ये अंड कोशिका है ये शुक्राणु से मिलकर निषेचन की प्रक्रिया कंप्लीट कर लेता है। अगर ये निषेचन की प्रक्रिया नहीं करता है तो तब क्या होता है, देखो अब जैसे मान लो यहाँ से अंड कोशिका बाहर निकली, यहाँ पर आ गई। अच्छा, अब देखो जो ये हमारे पास जो गर्भाशय के जो दीवारें हैं वो पहले से कार्य करना प्रारंभ कर देती है पोषण के लिए, क्योंकि जो गर्भाशय है वो डिसाइड करती है कि जैसे मान लो कि अब हमारे पास युग्मनज होगा और युग्मनज के जो है बाद में भ्रूण का निर्माण होगा, उनके लिए हमको पोषक पदार्थों की आवश्यकता होगी। तो ये जो भ्रूण की जो हमारे पास गर्भाशय की जो दीवारें हैं वो रक्त को यहाँ पर एकत्रित करने लग जाती है, और झिल्ली जो धीरे धीरे है वो फूलने लग जाती है। मतलब जो भी पोषण चाहिए उस भ्रूण को वो यहाँ इकट्ठा करने लग जाती है। और जब यहाँ पर अंडाणु यहाँ पर आता है, और जब यहाँ पर निषेचन नहीं होता है उस अंडाणु का,
शुक्राणु के साथ। तो अब देखो यहाँ पर निषेचन नहीं हुआ, तो अब धीरे धीरे ये जो झिल्ली है वो फटने लग जाती है और इस झिल्ली के अंदर जो भी रक्त था वो बाहर निकलने लग जाता है धीरे धीरे करके। तो ये जो रक्त बाहर निकलता है इसको हम कहते हैं रज्जोदर्शन या फिर माहवारी। जो रक्त बाहर निकलता है इसको हम कहते हैं पीरियड के नाम से भी जानते हैं या रज्जोदर्शन भी कहते हैं, रज्जोदर्शन। ठीक है, तो रज्जोदर्शन कब होता है? जब गर्भाशय है वो पहले ही अपने पोषण की तैयारी करने लग जाता है भ्रूण के लिए। यहाँ पर जैसे मान लो जो रक्त है, जल है, इनको एकत्रित करने लग जाता है और इसकी जो भीतरी है वो थोड़ी बहुत फूल जाती है। और जब यहाँ पर निषेचन नहीं होता युग्मनज का, तब ये झिल्ली धीरे धीरे फट जाती है और इसके अंदर एकत्रित रक्त धीरे धीरे बाहर निकलने लग जाता है इस योनि के मार्ग से। तो अब जो ये प्रक्रिया है वो पीरियड या रज्जोदर्शन कहलाती है। और ये 1 महीने में, यानी कि ये 28 दिन के अंतराल पर यह क्रिया बार बार दोहराती रहती है, या 1 महीने में ये क्रिया बार बार दोहराती रहती है। इस प्रक्रिया को हम पीरियड या रज्जोदर्शन कहते हैं। इसके बाद है जनन स्वास्थ्य, कि जनन स्वास्थ्य क्या है, अर्थात इसका मतलब है कि जो जनन प्रक्रियाएं हो रही है उनके द्वारा कि हमारे स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। अब देखो जैसे मान लो अगर शारीरिक संबंध स्थापित हो जाता है तो उससे अनेक प्रकार के रोग फैलने की संभावना होती है। अब अनेक प्रकार के रोग कौन कौन से फैलते हैं? देखो, जो जीवाणु के द्वारा भी फैल सकते हैं और विषाणु के द्वारा भी फैल सकते हैं। तो जीवाणु और विषाणु के द्वारा कौन कौन से रोग फैलते हैं देखते हैं। और ये दोनों में से एक एग्जाम्पल ज़रूर पूछा जाता है कि जीवाणु और विषाणु से फैलने वाले रोग। तो जीवाणु के द्वारा जो भी रोग फैलता है वो है सिफिलिस, सिफिलिस है, और एक है गोनेरिया, सिफिलिस और गोनेरिया। और जो विषाणु के द्वारा जो रोग फैलते हैं वह है मस्सा, और एक है जो आपने सुना ही होगा HIV एड्स, जिसका कोई अभी तक इलाज भी नहीं है। तो ये जो है सिफिलिस या गोनेरिया, मस्सा या HIV एड्स, ये सब जो बीमारियां फैलती है वो शारीरिक संबंध के स्थापित करने से फैलती है और इससे हमारे के स्वास्थ्य पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। तो विषाणु के द्वारा कौन कौन से रोग फैलते हैं? मस्सा और HIV एड्स, ये वायरस जनित रोग है। जबकि जीवाणु के द्वारा सिफिलिस और गोनेरिया नामक बीमारी फैलती है। ये है कि हमारे स्वास्थ्य पर पड़ने वाले विपरीत प्रभाव। अब जैसे मान लो कई लोग शारीरिक संबंध बना लेते हैं लेकिन वो चाहते हैं कि उनका बच्चा ना हो, तो उनके लिए बच्चे को जैसे मान लो ना हो तो उसके रोकने के लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं वो उपाय देखते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम कौन से उपाय देखते हैं, आइए। नंबर 1 है यांत्रिक अवरोध। यांत्रिक अवरोध का मतलब हो गया कि जैसे मान लो जो भी हमारे पास वेजाइना है या फिर जैसे मान लो जो शिश्न है उसको ढकने वाले जो भी प्रोटेक्शन है या यंत्र है उनका यूज करके भी हमें गर्भरोधन को रोक सकते हैं। नंबर पर रासायनिक विधि। रासायनिक विधि का मतलब हो गया कि जैसे कई महिलाएं बाहर से दवाइयाँ यूज करती है ताकि जो अंड कोशिका का निर्माण ना हो और वो बाहर अंडवाहिका में प्रवेश ना करें, तो इसलिए वो दवाइयाँ भी यूज करती है। लेकिन इसके विपरीत प्रभाव भी है कि उनके स्वास्थ्य पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है और बाद में अनेक प्रकार की बीमारियां फैलती है, क्योंकि हार्मोन का जो संतुलन है वो खराब हो जाता है इस रासायनिक विधि में। इसलिए महिलाओं को ये तरीका नहीं आजमाना चाहिए कि वो दवाइयाँ लें और वो अंड कोशिकाओं के निर्माण को रोकना चाहें। फिर है लूप या कॉपर टी। अब देखो, ये भी एक हमारे पास एक उपाय है लूप का या कॉपर टी का, जो कि महिलाएं इनका यूज करती है कॉपर टी का। लेकिन इससे भी क्या है कि उनको जैसे मान लो बहुत सारे बीमारियां होने की संभावना ज़्यादा हो जाती है इस कॉपर टी की वजह से। और फिर हम बात करें शल्य चिकित्सा की। देखो, शल्य चिकित्सा का मतलब ऑपरेशन। अगर हम बात करें कि जैसे मान लो अंडाणु और शुक्राणु वो मिले ही नहीं तो हम क्या कर सकते हैं। जैसे मान लो अभी हमने देखा था कि जैसे मान लो ये अंडवाहिका है, अगर हम इस अंडवाहिका को यहाँ से अगर हम अवरुद्ध कर दें और ये अंडाशय है यहाँ पर, तो इसका मतलब है अंड कोशिका आगे नहीं जा पाएगी। और जब अंड कोशिका ही आगे नहीं जा पाएगी तो इसका मतलब है यहाँ पर शुक्राणु से नहीं मिलेगी। जब शुक्राणु से नहीं मिलेगी तो इसका मतलब निषेचन नहीं हो पाएगा और बच्चा नहीं होगा। तो पहला उपाय हम ये कर सकते हैं कि महिलाएं जो है वो इसे अंडवाहिका को अवरुद्ध करवा सकती है। नंबर 2, अगर हम बात करें नर जनन तंत्र में, तो जो शुक्राशय था हमारे पास, शुक्र नलिका, इससे जो बाहर जा रहे थे शुक्राणु, तो इसका मतलब हम इनको भी अवरुद्ध कर सकते हैं, शुक्र नलिकाओं को। तो शुक्र नलिकाओं को भी अगर हम अवरुद्ध कर दें तो शुक्राणु बाहर नहीं निकल पाएंगे, जिसको हम नसबंदी के भी नाम से जानते हैं। तो ये दूसरा तरीका है गर्भरोधन को रोकने का। तो ये हो गया हमारे पास गर्भरोधन के उपाय।
अब है एक और गर्भपात के नाम से, ये लेकिन ये अलग है। गर्भपात, गर्भपात का मतलब हो गया जैसे मान लो कि कोई दंपति बच्चा नहीं चाह रहे थे और अचानक से जैसे मान लो बच्चा लग गया, और अगर वो 22 हफ्ते पहले उनको अगर पता लग जाता है, 22 हफ्ते पहले, तो वो गर्भपात करवा सकते हैं। मान लो कि हॉस्पिटल में लेकर चले गए और वो बच्चे को गिरवा भी सकते हैं। लेकिन अगर 22 हफ्ते से अगर ऊपर हो गया तो फिर हालत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, फिर गर्भपात नहीं करवा सकते, फिर तो बच्चे का विकास ही होगा और वो उत्पन्न भी होगा। तो इसलिए इसको हम गर्भपात कहते हैं। इसको हम एक बार फिर रिवीजन कर लेते हैं कि मादा जनन तंत्र है एक्चुअली में इसमें क्या क्या पूछा जाता है आपको। देखो सबसे पहले जो है हमारे पास इसका नामांकित चित्र, तो नामांकित चित्र में हम साथ साथ बना लेते हैं। जैसे मान लो इस तरीके से पहले 2 नली बनाएंगे और एक इनके बीच में बनाएंगे और हम एक बनाएंगे इसे आगे, ठीक है। अब जो लास्ट वाले भाग है इसको हम ऐसे 2 भागों से जोड़ देंगे जिनको अंडाशय कहते हैं। ये हो गया अंडाशय, और ये जो नलिका है जिनको हम कहते हैं अंडवाहिका, अंडवाहिका कहा जाता है। और ये जो भाग है ये वाला, ये हमारा कहलाता है गर्भाशय वाला भाग, इसको हम कहते हैं गर्भाशय। और जो गर्भाशय का लास्ट वाला भाग है ये जुड़ा रहता है ग्रीवा के द्वारा, ये हो गया ग्रीवा, और ये हो गया वेजाइना या जिसको योनि कहा जाता है। तो ये है इसका चित्र। तो भाग कौन कौन से हो गए? अंडाशय, याद रखना, अंडाशय भाग हो गया, अंडवाहिका हो गया, गर्भाशय, ग्रीवा और योनि। अच्छा देखो अंडाशय में क्या होता है, अंडवाहिका यानी कि अंड कोशिकाओं का निर्माण होता है और साथ में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का भी निर्माण होता है। अंड कोशिका इस अंडवाहिका से होते हुए गर्भाशय तक चला जाता है, अंड कोशिका। और साथ में जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन है, ये 2 हार्मोन निकलते हैं महिलाओं में जिनका प्रमुख कार्य एस्ट्रोजन का तो है कि लड़कियों में यौनारंभ में होने वाले जो भी परिवर्तन है उनको कंट्रोल करता है, और प्रोजेस्टेरोन है वो गर्भधारण में सहायता करता है। फिर है इसके बाद में अगर हम बात करें अंडवाहिका का प्रमुख कार्य अंड कोशिकाओं को गर्भाशय तक पहुंचाना, और यहाँ पर जो निषेचन की प्रक्रिया है वो भी अंडवाहिका में संपन्न होती है। फिर अगर हम आगे चले गर्भाशय, गर्भाशय में क्या होता है कि युग्मन जाकर ठहरता है और उसका विभाजन होते जाता है, धीरे धीरे भ्रूण में बदल जाता है, और भ्रूण के लिए जो भी पोषण वोषण की सामग्री है वो इसी के द्वारा यहाँ पर तैयार की जाती है। अगर यहाँ पर निषेचन नहीं होता तो 1 महीने से पहले तैयारी करने लग जाता है, और जब निषेचन नहीं होता है तो वो जो ब्लड है वो बाहर आता रहता है जिसको हम पीरियड के नाम से जानते हैं। यह है इसकी प्रक्रिया, ठीक है। और ये इस तरीके से आपका चैप्टर हो गया पूरा। और अगर फिर भी अगर समझ में नहीं आया तो एक बार इस वीडियो को फिर से दोहराएं, समझ में आ जाएगा। अब आप लोग खुद कमेंट करके बताएं कि इसके आगे हम कौन सा अध्याय शुरू करें। तब तक के लिए धन्यवाद।